नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित 2016 में जो मैथ्स का पेपर फेस्ट था उसके मार्क्स का एनालिसिस करेंगे। तो उसमें जो पेपर फेस्ट था वो 75 मार्क्स का था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो क्वेश्चंस हैं वो 150 थे, प्रत्येक क्वेश्चन है वो हाफ नंबर का था। तो हाफ मार्क्स को अगर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मार्क्स का पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 है, यानी अगर 3 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका सही किया उससे कैंसिल हो जाएगा। मार्क्स की बात करें तो 50 प्लस देखें तो यहाँ पे ये 2 स्टूडेंट हैं, रैंक फर्स्ट और सेकंड, इनके 50 प्लस नंबर हैं। 40 प्लस की बात करें तो 4 स्टूडेंट हैं, और अगर 30 प्लस की बात करें तो ये 9 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं। तो 9 स्टूडेंट और ऐड हो जाएं तो 9 और 4 13 स्टूडेंट हैं। 13 स्टूडेंट के 30 प्लस नंबर हैं। उसके बाद में अगर सभी रैंक मैंने 1 से 21 तक के नंबर लिखे हैं, बाकी आगे नहीं लिखे, तो 21 तक की रैंक के सब की बात किया जाए तो जो मिनिमम नंबर हैं इसमें वो है 24.14। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो 30 प्लस, तो ये देखो 30.69, 30.69, 30.69, लेकिन यहाँ पे आके नंबर हैं एकदम पास पास आने लगे हैं। यहाँ पे 29.83, 29.83। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अब नंबरों के बीच में गैप है वो कम होने लग गया, जबकि यहाँ पे नंबरों के बीच में थोड़ा गैप था एक बार। तो यहाँ से यानी अगर 40 से ऊपर देखें तो सिर्फ है ना 4 स्टूडेंट हैं। इसके बाद में अगर हम टॉप 10 रैंक की बात करें तो यहाँ तक सभी टॉप 10 रैंक वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। तो टॉप 10 रैंक में आना है तो इसका मतलब मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 29.83। तो इसका मतलब अगर आपको भी टॉप 10 में आना है तो मिनिमम जो टारगेट आपका वो 30 नंबर का होना चाहिए इस पेपर लेवल के हिसाब से। अगर पेपर का लेवल हाई होता है या लो होता है उस हिसाब से ये भी क्राइटेरिया भी चेंज हो जाता है कि हमें कम नंबर लाने हैं ज़्यादा नंबर लाने हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो नोटिस करने वाली बात है वो मैंने नोट की है। वो देखो यहाँ पे जो ये रैंक 12 है जो कि ओबीसी की कट ऑफ पे थे, लास्ट थे मुकेश जी, इनके 37.93 नंबर हैं, लेकिन इनकी रैंक टॉप 10 में नहीं आने का रीज़न है कि इनके जीके में बहुत कम नंबर आए थे। तो जीके में कम नंबर आना है तो इसका मतलब आपके मैथ्स में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और ये तो जीके का पेपर हार्ड था इसलिए कुछ कवर कर पाए। अगर जीके का पेपर इजी होता तो फिर शायद है ना मेरिट लिस्ट से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की गलतियां आप न करें। ये जो रैंक 10 है ये इनका नेट क्लियर नहीं था, तो नेट क्लियर नहीं होने के बावजूद भी मैथ में 34.14 नंबर और नेट क्लियर हुआ इंटरव्यू से पहले। तो ये चीज़ें आपको कुछ मोटिवेट करेंगी कि जिनका नेट नहीं है साथ में नेट क्लियर करना और नंबर लाना, ये चीज़ें है ना बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इतने नंबर लाना काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको भी अगर इसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले मिनिमम लोएस्ट टारगेट रखें कि मुझे 30 प्लस लाने हैं। 30 प्लस अगर आपको लगता है कि आ जाएंगे तो फिर दूसरा टारगेट 40 प्लस, और फिर 40 प्लस के बाद में आप कहाँ जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और साथ साथ पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल बहुत हाई आ रहा है तो फिर 50 के पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 50 से ऊपर नंबर लाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली जो आवश्यक चीज़ है वो है कि आपको सिलेबस है वो 90% प्लस करना पड़ेगा। तो 90% से ऊपर सिलेबस का है और फिर उसका प्रॉपर रिवीजन हो तो ही आप है ना 50 से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। प्लस स्पीड, एक्यूरेसी, कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये है मैथ्स के पेपर फर्स्ट का एनालिसिस। अब हम मैथ्स का पेपर सेकंड देखते हैं। आइए मैथ्स के पेपर सेकंड के नंबर का एनालिसिस करते हैं। तो पेपर सेकंड भी 75 मार्क्स का था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो 50 प्लस हैं वो 3 स्टूडेंट के 50 प्लस हैं, जबकि पेपर फर्स्ट में 50 प्लस 2 स्टूडेंट थे। इस बार चेंज हो गया है, जो रैंक सेकंड है उनके टॉप में नंबर है, रैंक फर्स्ट है वो सेकंड स्थान पे है। दोनों के बीच में लगभग 4.5 नंबर का अंतर है, 4.5 मार्क्स का डिफरेंस है लगभग। अगर 40 प्लस की बात करें तो उसमें 7 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं। तो 7 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं तो टोटल 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 प्लस मार्क्स हैं, जबकि पेपर फर्स्ट में
सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 40 प्लस मार्क्स थे। अगर 30 प्लस की बात करें तो ये 8 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे, और अगर 8 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं तो 10 प्लस 8 18 स्टूडेंट हैं जिनके 30 प्लस मार्क्स हैं। और अगर मैं रैंक 1 से 21 तक की बात कर रहा हूँ, 1 से 21 तक की रैंक में मिनिमम मार्क्स आए हैं, वो आए हैं इस पेपर में 25। तो अगर हम 25 इसमें मिनिमम मार्क्स हैं, तो जबकि पेपर फर्स्ट में जो मिनिमम मार्क्स थे वो थे 24.14। तो अगर आपको टॉप 21 में रहना है तो आपका मिनिमम मार्क्स इस पेपर लेवल के हिसाब से 24 होना चाहिए। अगर आपको टॉप 10 में रहना है तो टॉप 10 में रहने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 34.55। और अगर आप टॉप 5 की बात करो तो यहाँ पे टॉप 5 हैं, उसके मिनिमम मार्क्स हैं 45.31। दो जो रिजल्ट मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, रैंक 12 40.80। इनके अगर जीके में अगर आप देखोगे तो जीके में इनके नंबर हैं 11.81। तो अगर जीके में 11.81 नंबर नहीं होते, इसकी जगह यहाँ पे 30 प्लस नंबर होते, तो ये कहाँ होते, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो रैंक 10, तो रैंक 10 है 34.55। नेट क्लियर नहीं था, रिजल्ट नहीं आया था, तब तक पेपर हो चुका था। पेपर होने के बाद में नेट का रिजल्ट आया, नेट क्लियर हुआ है, साक्षात्कार से पहले रिजल्ट आया। तो ये आपको ध्यान रखने लायक चीज़ है कि जिसका नेट क्लियर नहीं है वो मेहनत करके इतने मार्क्स ला सकता है। तो आपकी अगर नेट क्लियर है या सेट क्लियर है तो आप कितने नंबर ला सकते हो, या आप सोच सकते हो। इसके बाद में अगर पेपर फर्स्ट इजी आया या पेपर सेकंड इजी, इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से पेपर सेकंड इजी आया था पेपर फर्स्ट की तुलना में। और ये मार्क्स भी यही कह रहे हैं कि पेपर सेकंड क्या है, इजी है। जहां पेपर फर्स्ट में 40 प्लस स्टूडेंट थे वो सिर्फ 4 थे, यहां 40 प्लस स्टूडेंट, 40 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं वो 10 हैं। अगर 21 के स्टूडेंट की बात करें तो 21 में से 18 स्टूडेंट के पेपर सेकंड में ज़्यादा मार्क्स हैं और 3 स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं। तो ये बता रहा है कि पेपर सेकंड है पेपर फर्स्ट की तुलना में इजी आया था। दूसरा, मेरे इतने नंबर कमाने का एक रीज़न इसमें ये है कि पेपर फर्स्ट था, उसका मेरा सिलेबस था वो 90% से ऊपर था, जबकि पेपर सेकंड का जो मेरा सिलेबस था वो 80% के करीब था। तो यानी मैंने इसमें फर्स्ट पेपर की तुलना में 10% से ज़्यादा मतलब अंतर था। तो जहाँ एक तरफ 90% सिलेबस है, दूसरी ओर 80% सिलेबस है, तो अगर आप 10% सिलेबस कम करते हो तो आप समझ लीजिए कितने मार्क्स आपके कमा सकते हैं। सुभाष जी से मेरी बात हुई थी, सुभाष जी ने दोनों ही पेपर में 90% से ऊपर सिलेबस किया था। तो 90% से अगर आप सिलेबस करते हो और फिर अगर पेपर का लेवल ईजी आ जाता है तो फिर आप उसमें टॉप करने की संभावना पूरी रहती है। मेरा 80% सिलेबस करने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने मानने में एक गलती कर दी। मैंने सोचा कि पेपर का लेवल आएगा हार्ड, और अगर पेपर का लेवल हार्ड आएगा तो फिर अपन है ना 80% सिलेबस ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन पेपर देने के बाद में मैंने महसूस किया कि मैंने ये गलती कर दी है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी न करें। सभी जीके, मैथ्स पेपर फर्स्ट, मैथ्स पेपर सेकंड, तीनों का सिलेबस कोशिश करें कि 90% से ऊपर हो। यदि इंटरव्यू के मार्क्स का एनालिसिस करें तो इंटरव्यू था 24 मार्क्स का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आए मैथ्स में 19। तो 19 नंबर हैं वो 10th और 11th रैंक के हैं। बाकी अगर 14 या 14 से ज़्यादा नंबर यानी 14 प्लस नंबर हैं, उनकी संख्या है 6। और अगर हम बात करें तो मोस्ट रिपीटेड नंबर इंटरव्यू में है वो है 14। तो 4 स्टूडेंट के 14 नंबर हैं। और अगर 10 प्लस नंबर इंटरव्यू की बात करें तो 10 प्लस स्टूडेंट वाले हैं 8 प्लस 6, 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू में 10 प्लस नंबर हैं। मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबर है इसमें 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 से 21 रैंक तक के इंटरव्यू मार्क्स की रेंज करें तो रेंज होगी 6 से 19 तक। अगर सभी विषयों की बात करें तो सभी विषयों में मेरी जानकारी में इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो है रेंज 5 से लेकर 21 तक। 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 5 से 21 के बीच में है। तो क्या इंटरव्यू में 5 से भी कम मार्क्स आ सकते हैं? केवल 2 परिस्थितियां मुझे ऐसी लगती हैं जिसमें इंटरव्यू में 5 से कम मार्क्स आ सकते हैं।
एक ये कि आप इंटरव्यू जो ले रहा है उसके क्वेश्चंस का जवाब आप गलत दो और अपने आप को सही ठहराओ। और दूसरा चांस ये है कि उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें सब में आप क्या रहो, मौन रहो, यानी कुछ भी जवाब न दे पाओ। तो ऐसी दो विषम परिस्थितियों को छोड़कर बाकी मैं ये मानता हूँ इंटरव्यू में 5 से कम मार्क्स नहीं आ सकते। 21 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स भी खूब हैं। मेरे 2 स्टाफ साथी हैं, उनके भी इंटरव्यू में 21 मार्क्स हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 21 मार्क्स नहीं आ सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो भी कट ऑफ अपनी तरफ से डिसाइड करो, उस कट ऑफ में आने के लिए आप इंटरव्यू को बेस्ड मत मानो। आप रिटर्न बेस पे, यानी आप ना जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर हैं उनके टोटल 200 में से ही आपको इतने नंबर लाने हैं कि आप उस रेंज में आ जाओ, क्योंकि इंटरव्यू का कुछ पता नहीं कि मिनिमम कितने मार्क्स आ जाएं। अब अगर कंप्लीट एनालिसिस करें, यानी अगर हम टोटल 224 मार्क्स, यानी फर्स्ट पेपर 75, सेकंड पेपर 75, थर्ड पेपर 50, इंटरव्यू 24, ये सभी ऐड करके अगर मैं 224 मार्क्स का एनालिसिस करूं तो फर्स्ट रैंक यानी मेरे आए थे 157.79 मार्क्स, जो कि 70.44% हैं। सेकंड रैंक है सुभाष जी के आए हैं 154.48। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जीके में इक्वल है। यहाँ पे मेरे लगभग 4.5 नंबर मेरे ज़्यादा हैं, यहाँ पे सुभाष जी के 4.5 नंबर ज़्यादा हैं। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो मेरे सिर्फ 0.31 मार्क्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, और इंटरव्यू के 3 मार्क्स और ऐड कर दें तो 3.31 मार्क्स का डिफरेंस है। थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक के हैं 130.82। तो यहाँ से और डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी गैप थोड़ा ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है, और लगभग 24 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इनके परसेंटेज हैं वो 58.40 है, फिर 27, 26 और 190.39। तो अगर मैं बात करूँ 6th रैंक की, तो 6th रैंक के हैं 224 में से 190.39, यानी 53.29%। और अगर इनका और इन नंबरों का परसेंट का डिफरेंस निकालें तो लगभग 17.15% का अंतर है, यानी मेरे 6th रैंक से 17.15% नंबर ज़्यादा है। 7th, 8th और 9th ये तीनों जो स्टूडेंट हैं तीनों एसटी कैटेगरी से हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि भाई मैं एसटी कैटेगरी से हूँ या एससी कैटेगरी से हूँ तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और पिछली बार तो सीटें हम कह सकते हैं कि बैकलॉग की थी, इस बार बैकलॉग की सीटें भी नहीं है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 9th रैंक के 224 में से 110.97 मार्क्स हैं। 10th रैंक 109.59, यानी डिफरेंस अब थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है। और जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो थी 12, तो ओबीसी कट ऑफ मार्क्स हैं 100.54 मार्क्स, यानी 46.66%। तो अगर यहाँ से यहाँ का अंतर देखें तो आपको लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि लगभग 6.5% का अंतर है। तो 6th और 12th में 6.5% का अंतर है, लेकिन 5th और 1 और 6th में 17.15% का अंतर है। इसका रीज़न भी यहाँ पे देखो साफ दिख रहा होगा आपको कि 12th रैंक के 11.81 मार्क्स हैं। तो 11.81 मार्क्स अगर आप लाओगे जीके में तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा टेबल में, कोई उपाय नहीं है। और ये तो जीके का थोड़ा पेपर हार्ड था, अगर जीके का थोड़ा सा पेपर और इजी आ जाता और मार्क्स अगर इनके इतने ही आते तो ये आउट ऑफ मेरिट थे। तो इस प्रकार आप इसको डीपली एनालिसिस करो तो आपको कहाँ देखते हो कि यहाँ पे इस रैंक से ऊपर सभी के 50% से ऊपर मार्क्स हैं। तो क्योंकि 224 का अगर 50% निकालें तो 112 मार्क्स, तो 112 मार्क्स से ऊपर यानी 8th रैंक है, 8th रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 50% से ऊपर हैं। 12th रैंक तक अगर हम बात करें तो 46.66% है। तो ये इसका 1 से 12th रैंक का एनालिसिस था। अब मैं आगे 13 से 21 रैंक्स के नंबर और लिख रहा हूँ। अगर हम रैंक 13 से लेकर 21 तक का एनालिसिस करें तो सबसे पहले 13 और 14 रैंक की बात करें तो 13 रैंक के 99 नंबर, 14 रैंक के 90.62।
तो ये जो डिफरेंस रहा है वो डिफरेंस आप देख सकते हो कि इंटरव्यू में डिफरेंस के कारण है। बाकी इनके लगभग फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में लगभग इक्वल मार्क्स हैं। इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर तैयारी की, दोनों एससी कैटेगरी से हैं। तो आप ये मत मान लेना कि एससी कैटेगरी के हैं तो आप है ना बिल्कुल भी नीचे जाएगी मेरिट, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इस बार मेरिट कम रहने की संभावना नहीं है। तो अगर आगे हम जाएं तो फिर मार्क्स का डिफरेंस कम होता जाता है। 90 बाद 89, 88, 87, 87, 86, 83, 82। तो अगर आप पहली बार सोच रहे हैं कि भाई मैं 82 नंबर ला सकता हूं, चाहे आज के दिन आपकी तैयारी 0 हो, आपको ये लगता है कि 82 नंबर में थोड़ी बहुत तैयारी करके ला सकता हूं, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नेट क्लियर नहीं है, सिर्फ सेट क्लियर है, या फिर आपकी नेट जीआरएफ नहीं है, नेट है, या आपने पढ़ाई छोड़ रखी हुई है, या कई दिन हो गए आपको पढ़े हुए। अगर आप पहली दृष्टि में आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप दूसरी दृष्टि में देखें तो 99+। अगर आप पहली स्टेप है कि आप 80+ ला सकते हैं, दूसरी स्टेप है कि 100+ ला सकते हैं क्या। तो अगर 100 में अगर आप 100 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं तो आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, और फिर आपको आगे का लेवल और बढ़ाना चाहिए। फिर आपको 50% यानी 112 नंबर का लक्ष्य रखना चाहिए आउट ऑफ 224। ये लक्ष्य आप अगर प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आपको और ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। फिर 60%, 70% वो आप पे डिपेंड है कि आप तैयारी के किस लेवल तक आप जाते हो। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर आपके जीके में 50 में से 7.81 मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक 20 हो सकती है, जो कि होनी चाहिए थी टॉप 10 में। तो अगर आप एक पेपर में भी गड़बड़ करोगे तो सीधी सी बात है कि आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी, और हो सकता है कि आउट ऑफ मतलब आप मेरिट से भी बाहर चले जाओ। तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। अगर जीके का पेपर हार्ड आता है तो आपके उस लेवल से नंबर आने चाहिए, अगर जीके का पेपर इजी आता है तो उस लेवल से नंबर आने चाहिए। ये तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में इंटरव्यू में नंबर ठीक आ गए इसलिए सिलेक्शन है, वरना इस बार अगर ऐसे नंबर आए तो सिलेक्शन होने के चांस लगभग 0 हो जाएंगे। और भी देख सकते हो आप 10.59 मार्क्स। तो ये मार्क्स हैं, ये बहुत ही कम मार्क्स मान रहा हूं मैं आउट ऑफ 50। दूसरा जो मैंने नोट किया है मेरिट में कि अगर टॉप 12 की बात करें तो टॉप 12 में सिर्फ एक बंदा आईआईटी से पास आउट सिलेक्टेड है, बाकी कोई भी आईआईटी से पास आउट सिलेक्टेड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। तो इसका भी फर्क पड़ता है कि आप है ना आईआईटी से पास आउट हैं तो सब्जेक्ट के कितने टच में है या नहीं है। तो अगर आप आईआईटी से पास आउट हैं तो आपको सिलेबस के टच में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी से पास आउट है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। इसके बाद भी आपको अगर मेरिट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो मेरे नंबर हैं 9460308215। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या मुझे शाम को सूर्यास्त के बाद में 1-2 घंटे कभी भी आप है ना मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप छोड़ देंगे तो मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक करके आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर का जवाब दूंगा। पिछली बार 44 पदों पे भर्ती निकली थी, बाद में एक पद बढ़ाकर 45 पद कर दिए गए थे। तो जो स्टार्टिंग में जो सीटों का वर्गीकरण था वो इस टाइप से था कि जनरल की 6 सीटें, 5 पुरुष 1 महिला, ओबीसी की 1 सीट, 21 एससी की 21 सीटें जिसमें से 14 बैकलॉग की थी, एसटी की 17 सीटें जिसमें 12 बैकलॉग की थी। बाद में दोबारा इसमें चेंज किया गया। चेंज करने के बाद में जनरल की 2 सीटें रखी गई, ओबीसी की 9 सीटें की गई, एससी की 19 सीटें की गई और एसटी की 15 सीटें की गई। एकदम एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम कि क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 157.79, यानी जो मेरे मार्क्स थे वो जनरल की कट ऑफ थी। जनरल की 2 सीटें थी, एक मैनेली और एक दिव्यांग। तो 2 सीटें थी, एक मेरे और एक दिव्यांग, तो 2 सीटें इनसे रुक गई। ओबीसी की 9 सीटें थी, 9 सीटों में से 6 पुरुष 2 महिला 1 दिव्यांग। तो पुरुष की जो कट ऑफ गई थी वो 104.54 थी,
महिला की जो कट ऑफ थी वो रैंक 10 तक थी, और दिव्यांग का मुझे पता नहीं कितने नंबर आए थे। एससी की जो कट ऑफ है वो गई थी 29.20 और एसटी कट ऑफ है वो थी 62.91। तो इससे एक हम मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सीटों पे क्या कट ऑफ रह सकती है या क्या होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पेपर का लेवल चेंज होता है, मैं नहीं मानता कि यही कट ऑफ आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी। इस बार सीटों का वर्गीकरण चेंज है, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज है, और गुड एकेडमी रिकॉर्ड भी हटा दिया गया है, तो समीकरण बदल गए हैं। साथ ही साथ पेपर का लेवल भी हर बार चेंज होता है, तो कौन सा पेपर हार्ड आ जाए, कौन सा पेपर ईजी आ जाए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस बार जो सीटों का वर्गीकरण है उसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे या कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन करते समय अगर आप सूर्यास्त के बाद में करेंगे तो मैं इजीली बात कर पाऊँगा, वरना कॉलेज टाइम में बिजी रहते हैं, इतनी बात हो नहीं पाती। दूसरा ये चीज़ है कि तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा, तो आप ना उसका वेट कीजिए। तो मैंने कैसे तैयारी की या फिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए मैं आपसे शेयर करूँगा, उसमें भी आप ना औरों से भी सुझाव लीजिए और मेरा वीडियो भी देखिएगा। धन्यवाद।